नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले एपिसोड में यह बताने का प्रयास किया गया था कि अपने आदरणीय भारतीय अवाम के आशीर्वाद से यह सत्ता का उपकरण उसके हाथ में आता है तो किस तरह से और किस पद्धति में वह अपने मुल्क भारतवर्ष और अपनी भारतीय अवाम की खिदमत वो करेगा। उसमें से कुछ और जैसा कि पहले कई बार स्पष्ट किया गया कि पूरा विवरण जो है कि किस तरह का शासन होगा, प्रशासन होगा, क्या क्या किया जाएगा, उसका वर्णन जो है ये सीमित जो माध्यम है यूट्यूब का वीडियो का, इससे बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक रूपरेखा के रूप में नमूने के तौर पर यह बताया जा रहा है। तो उसमें बताया गया था कि जो शासन की जो पद्धति होगी, शासन प्रशासन की, वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब, इन दोनों का जो सख्ती और अनुशासन और नियम पालन और कानून पालन, ये शैली है। और यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना आवश्यक भी है कि यदि आम भारतीय भाई बहनों को और गरीब भारतीय भाई बहनों को न्याय देना है, इंसाफ देना है और उनकी जो वाजिब उनकी खिदमत करनी है, तो शासन प्रशासन को सख्त और अनुशासित होना ही पड़ेगा। और दूसरी विशेषता यह रहती है कि एक सख्त और अनुशासित शासन प्रशासन में आम आवाम को और गरीब भारतीय भाई बहनों को आराम ही आराम रहता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ किसको होती है? जो अपने को रसूख वाले समझते हैं, जो अपने को सामंत शाह समझते हैं, जो अपने को दादा समझते हैं, जो अपने को माफिया समझते हैं, गली का गुंडा समझते हैं, उनको इस अनुशासित और सख्त शासन प्रशासन के वातावरण में बहुत दिक्कत होती है। और तीसरी विशेषता यह होती है कि यही लोग एक झूठा माहौल खड़ा करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। तो इनके अनुसार जो है, क्योंकि इनकी सोच, अवधारणा, दृष्टिकोण सब कुछ वो प्रदूषित रहता है कि जब भी कहें कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, इसका मतलब कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि जो GNPC, जो गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के जो पालतू हैं, ये मीडिया के लोग, खास करके उसमें
आशुतोष है, अजीत अंजुम है, अभिसार शर्मा है, मुकेश कुमार है, जब भी ये कहे कि लोकतंत्र की हत्या हुई तो समझ जाइए कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो रहा है। जब भी कहे कि संविधान की हत्या हो रही है तो इसका मतलब संविधान की रक्षा हो रही है, क्योंकि इनका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल वो अववर्स है, कैप्साइज्ड है और हाईली पोल्यूटेड है वो। तो उसी प्रकार जब ये शक्ति का माहौल आएगा जिसमें कि आम आवाम को और गरीब भारतीय भाई बहनों को आराम रहेगा, अपराध करने वाले या अपराधी प्रवृत्ति के लोग खौफ में रहेंगे, तो उसको ये जो तबका है खास करके जिसमें कि आशुतोष है, अजीत अंजुम है, मुकेश कुमार है और वो अभिसार शर्मा है, और इसमें ये प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये लोग बोलोगे लोकतंत्र की हत्या हो गई। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, समझ जाए कि तब वो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। यदि वो कहे कि संविधान की हत्या हो रही है, इसका मतलब संविधान मजबूत हो रहा है, क्योंकि अपने स्वार्थ में। तो ऐसी व्यवस्था में आम आवाम को, गरीब आवाम को आराम रहेगा। जो रसूख वाले हैं, जो दादा माफिया और जो सामंत साहब, इनको तकलीफ होगी। इनको तो जनता के साथ खड़े होने में भी इनकी तौहीन होती है, लाइन में लगने में भी तो तौहीन होती है। तो ऐसे लोगों को तकलीफ, और ऐसे लोगों को तकलीफ होनी ही चाहिए, और वो अपने को आम आवाम से ऊपर रहने की जो मानसिकता है उनको छोड़ना पड़ेगा कि वो आम आवाम से न तो अलग है न तो ऊपर है, और वो ऐसी व्यवस्था में जो है उनकी ये मानसिकता जाएगी। अब मानसिकता नहीं जाएगी तो वो ऐसे लोग जो है नष्ट हो जाएंगे। तो उसमें जो दो एक और भी विषय हैं, खास करके आरक्षण का जो अभिशाप इस जीएनपीसी ने देश के ऊपर डाला, और 70-75 साल जिसको कि ये मोदी महोदय बोलते हैं अमृत महोत्सव, जिसमें आरक्षण की विभीषिका चल रही है, वो भी जाति के आधार पर। तो ये देश जो है उसका दंश झेल रहा है, उसका अभिशाप झेल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी आरक्षण का समर्थन नहीं किया था। ये स्वार्थी तत्व जो है, जिस प्रकार देश को बांट करके ये इल्जाम जो है जिन्ना साहब के ऊपर जो है वो मरने की साजिश किए हुए हैं, जिसमें कि जीएनपीसी सबसे आगे है, उसी में बीजेपी भी शामिल है। उसी प्रकार जो है बाबा साहब ने कभी भी आरक्षण का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने बस ये कहा था कि भारतीय समाज के एक तबके के साथ जो है बहुत जुल्म हुआ है, बहुत घाव मिले हैं, बहुत चोटें मिली हैं, तो उसको एक सामाजिक मरहम लगाने की जरूरत है। वो सामाजिक मरहम किस तरह का होगा वह भी उन्होंने समाज के विवेक पर छोड़ दिए थे। लेकिन स्वार्थी तत्व जो है खुद अपराध करते हैं, और वो अपराध जो है अपने सिर से उठा करके किसी और के सिर पर वो मरने की साजिश भी करते हैं। उन्हें सबसे आगे है जीएनपीसी। तो जीएनपीसी ने ही जो है वो आरक्षण लाई, जातिगत आरक्षण जो है सिर्फ जो है वोट के लिए। अब उस जातिगत आरक्षण जो कि शुरू में था, हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जो वो माने ये अनुसूचित जात के रूप में या अनुसूचित जनजाति के रूप में, उनके लिए जो था 15 क्रमशः 15% और 7.5%। फिर चूंकि अब इस आरक्षण से माने वोट मिलता है, सत्ता मिलती है, समाज जो बढ़ता है वो तो अलग है, लोग इसको भुगतते हैं, वो तो अलग है। तो फिर इसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर बीपी सिंह आए। बीपी सिंह ने वही हिसाब लगाया कि भाई यदि 22.5% पर यदि
आरक्षण लेकर के यदि जेएनपीसी जो है 40 साल तक शासन करती है तो 27 पर निश्चित है कि 50 साल तक उनको शासन मिल जाएगा वीपी सिंह को। तो उन्होंने ओबीसी नाम का जो है वो भी जातिगत आरक्षण लेके आए। और देश ने देखा होगा कि जो कांग्रेस जातिगत आरक्षण लाई थी 15% और 7.5% वाला, वही कांग्रेस के लोग जो है वीपी सिंह के वीपी सिंह द्वारा मंडल रिपोर्ट के आधार पर 27% ओबीसी को आरक्षण का विरोध कर रहे थे और काफी वो आत्महत्या होकर के। यही देखिए, इन सबों का दोहरा चरित्र, जेएनपीसी वालों को दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है। इन्होंने ही जातिगत आरक्षण लाया, वो 15% और 7.5% का। जब दूसरा इन्हीं की उसी हथकंडे को अपनाया और वीपी सिंह ने 27% जो है जातिगत आरक्षण, तो यही कांग्रेसी, यही जेएनपीसी वाले जो है उसका विरोध कर रहे हैं। यही तो ये हमेशा से इनका दोहरा चरित्र रहा है। हालांकि दोहरा चरित्र को दूसरे लोग दोगलापंथी भी कहते हैं, और है तो वही, लेकिन चूंकि भारतीय जनता दल और मैं जो है भाषा की शिष्टता और मर्यादा से बधे हुए हैं, तो इसी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएं कि इनका यानी दोहरा चरित्र मतलब वही दोगलापंथी। और इसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट भी झुक गई और फिर वो भी लागू हो गया। अब इसके बाद तो मोदी महोदय कैसे पीछे रहते, तो उन्होंने सवर्णों में जो है आर्थिक आधार पर कर दिया। अब शायद किसी ने याचिका लगाई है कि जो सवर्णों को 10% मिला है आर्थिक आधार पर, वो खारिज होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की मानसिकता, तमाम लोगों की जो विखंडित मानसिकता है, इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। जातिगत आरक्षण तो और भी खतरनाक है। और वैसे भी इसको टुकड़ों में कहने के बजाय आरक्षण स्वयं में, मतलब कि रिजर्वेशन इटसेल्फ स्वयं में इस देश के लिए बहुत बड़ी विभीषिका है। तो इसको समाप्त, बिल्कुल समूह समाप्त होना ही चाहिए henceforth। तो जैसा कि पिछले कुछ कथानकों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया था कि आरक्षण नाम की विभीषिका को समूल समाप्त करके जो है उन भारतीय भाई बहनों जिनको की आर्थिक मदद की जरूरत है, जो जरूरतमंद हैं, उनको पूरा आर्थिक संसाधन दे करके और एक मनोवैज्ञानिक जो है एक प्रेरणा कि यह आर्थिक संसाधन देश का है और बहुत बेशकीमती है, इसका सदुपयोग करने के लिए आप परिश्रम करिए, इसके भरोसे मत बढ़ जाइए। परिश्रम करके, चूंकि आप में काबिलियत है, आप में वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है, वो जीनियस है। तो और आप भी जो है एक काबिल किस्म का जो है वो, चाहे सिविल सेवा परीक्षा हो, चाहे पीसीएस परीक्षा हो, तो ये तो बड़ी छोटी चीज है। अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे से अच्छे वकील, अच्छे से अच्छे उद्यमी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो एंटरप्रेन्योर, और जो है और हर क्षेत्र में, और फिर अच्छे से वकील और अच्छे से जजेज और जस्टिसेस, हर क्षेत्र में ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते इनको आर्थिक साधन मिले, परिश्रम करें। तो ऐसे भारतीय भाई बहनों को, के बच्चों को या उसके परिवार में जो भी है, उसको आर्थिक मदद दे करके, जात से दूर, जात का कोई मतलब नहीं है, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है और उसको आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उसको सरकार या व्यवस्था की ओर से
भरपूर आर्थिक मदद और सीखने की भी व्यवस्था, यानी ट्रेनिंग, जैसे दिल्ली में तमाम है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट, उससे भी बढ़िया है, उसकी व्यवस्था हो। और हमारे भारतीय भाई बहन और परिश्रम करें, अपनी प्रतिभा को निखारें। और ये भी इस संबंध में पहले भी बताया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है खुद आरक्षण के माध्यम से इतनी महान शख्सियत नहीं बने थे, वो भी परिश्रम किए थे। उनको भी किसी ने मतलब कि जो राजा गायकवाड़ जो कि बड़ौदा के, उन्होंने उनकी पूरी मदद की थी। और खास करके जब ये उनके यहाँ नौकरी करते थे तो इनकी काबिलियत को तुरंत पहचान लिए, बाबा साहब की काबिलियत को राजा गायकवाड़ तुरंत पहचान लिए। तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप जो है काबिल बनिए, मैंने अध्ययन करिए और जो भी धन की आवश्यकता होगी वो आपको उपलब्ध होगी। और यही हुआ। बाबा साहब ने बहुत गहन अध्ययन किया, मतलब कि वो आपका कनाडा, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, हर जगह पढ़े और इतने बड़े विद्वान हो गए कि आज पूरा देश उनके आगे नतमस्तक करता है कि वो हमारे देश के बहुत बेशकीमती हीरा है, अनमोल हीरा है। तो वो भी आरक्षण के माध्यम से नहीं बने थे। और उनका यही कहना था कि भाई कि हमारे जो और भी पिछड़े भारतीय भाई बहन, खास करके उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के विषय में मैं बता रहा हूँ कि उनमें भी बहुत प्रतिभा है। लोग कहते हैं करे नहीं, ये तो कोटे वाला है, 20% पर पास कर लिया, इसमें प्रतिभा है नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। उनमें 100% की प्रतिभा है। ये तो आरक्षण उनकी प्रतिभा को 20% पर कुंद कर देता है, उसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है। उनकी प्रतिभा 100%, और कहीं तो 100 से भी ज्यादा है। तो उनकी 100% की प्रतिभा को निखारना है और इस देश के लिए उसका उपयोग करना है और प्रतिभा के आधार पर उनको इज्जत बख्शनी है। इन सारे रास्तों में यह आरक्षण जो है बहुत बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय दक्षता को तो मारती ही है मारता ही है ये आरक्षण। साथ में एक सामाजिक भेद विभेद, तनाव, एक दूसरे पर शक करना और जो आरक्षण से वंचित रहते हैं बच्चे, वो फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, जब से जन्म लेते हैं, जब से पढ़ाई करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो यानी प्रोफेशनल वो एजुकेशन में इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, इत्यादि है, इनमें फिर वही आरक्षण की मार पड़ती है। किसी तरह से वो पास भी कर लिए तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में, नौकरी में भी वो उसी आरक्षण की मार पड़ती है। और नौकरी मिलने पर पग पर हर प्रमोशन में आरक्षण की मार पड़ती है। इस प्रकार यानी जो जन्म होता है, जन्म या पालना एंड क्रेडिल, और जब तक वो कब्र में नहीं पहुंच जाते हैं, फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव जो है ये आरक्षण जो है वो परेशान करता है और पीछा करता है। तो कई दृष्टिकोणों से ये आरक्षण इस देश की सबसे बड़ी विभीषिका और सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन ये राष्ट्रवादी बीजेपी वाले इसको अभिशाप नहीं मानते। इन्होंने एक आरक्षण जो और जड़ दिया, इस विभीषिका के दंश को और बढ़ा दिया। तो खैर भारतीय जनता के दल ने बताया कि इसको समाप्त करके वही व्यवस्था लाई जाएगी और हमारे जितने भी माने साधन के अभाव में जिनकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता है, तो उनको पूरा मौका मिलेगा अपनी परिश्रम करके अपने प्रतिभा का विकास करें और उस प्रतिभा को सामने लाएं और उस विकसित प्रतिभा के आधार पर, विकसित जो है काबिलियत के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत अर्जित करें। एक और विषय है भ्रष्टाचार और दक्षता। भ्रष्टाचार
मोटा मोटी 3 स्तर का होता है। एक स्तर वो है जो कि निचला स्तर, जो कि ये क्लर्क वगैरह, सिपाही माने जो कांस्टेबल हैं माने पुलिस के, वो जो तंग करते हैं हमारे वो नागरिकों को। थानों में भी मुझे चलता है भ्रष्टाचार, रिपोर्ट लिखवाने जाइए, तमाम इस तरह की बातें हैं, शिकायतें हैं। और दफ्तरों में भी जो बाबू क्लर्क, बड़े बाबू, इस टाइप से छोटे छोटे काम के लिए, या बिजली विभाग हो या तहसील हो या जहाँ भी हो, लोग जानते होंगे। तो उस भ्रष्टाचार से हमारे भारतीय भाई बहन परेशान रहते हैं। और वो एक काम के लिए जो 10-10 बार दौड़ाएंगे और दौड़ा करके ये दिखाएंगे, देखो ये पावर हम में है, हम ये तुम्हारा ये इतना पैसा खर्च हो जाएगा और इसका थोड़ा ही अंश हमको यदि दे दोगे तो कानून में है चाहे नहीं है, मैं तभी वो कर दूंगा ये काम या करा दूंगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे भारतीय भाई बहन उसके शिकार होते हैं और कभी कभी परेशान भी होते हैं। यानी छोटे से काम के लिए 10-10 बार उनको दौड़ना भी पड़ता है। तो वो जो भ्रष्टाचार है जो हमारे आम भारतीय भाई बहनों से ताल्लुक रखता है और जिसके वो शिकार होते हैं, जिससे वो परेशान होते हैं। एक दूसरे स्तर का तो थोड़ा सा और मैंने उससे थोड़ा सा ऊपर भ्रष्टाचार है, जिससे हमारे भारतीय भाई बहनों को सीधे रूप से तो परेशान नहीं करता है, उनको तंग नहीं करता है, लेकिन देश के संसाधनों को खाता है। वो भ्रष्टाचार जो है आपके, जैसे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुए, डिविजनल इंजीनियर हुए, चीफ इंजीनियर हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, चेयरमैन हुए, इस टाइप से जो है ये, तो इससे मैंने हमारे भारतीय भाई बहन तंग नहीं होते हैं, लेकिन देश के संसाधनों को वो खाते हैं। हम नहीं कहते कि सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी डिविजनल इंजीनियर, सभी चीफ इंजीनियर, सभी मैनेजिंग डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर और सभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इसमें लिप्त होंगे, लेकिन इनकी एक खास बहुतायत है जो कि अच्छा कुछ सफाई से और कुछ थोड़ा सा और कभी कभी कुछ बेहयाई से, सामने से। तो एक तबका वो है और एक तीसरा तबका है जो जिसको बोलते हैं अक्सर लोग राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो कि मंत्रियों, नेताओं, मुख्यमंत्रियों और कभी कभी प्रधानमंत्री भी, जो हमारे देश का अरबों खरबों की लूट होती है और जो कि जनता में कभी मैंने छन करके और उसका थोड़ा सा अंश आता रहता है, तो थोड़ा सा जो है यानी वो हल्ला हुआ फिर शांत हो गया, इस टाइप से। तो ये भ्रष्टाचार जो है इस तरह से हमारे देश की वाइटलिटी को, उसके मर्म को ये खा रहा है। और इस पर तमाम भाषण भी बहुत होते हैं, तमाम आंदोलन भी हुए, अन्ना हजारे भी अपना वो तमगा लूट के चले गए, तो हम लोग बातें करते हैं। लेकिन जो देखने को मिलता है, किसी की मंशा नहीं रहती है कि इसको समाप्त किया जाए और इसको जड़ से समाप्त किया जाए। तो इस YouTube के माध्यम से हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, यह समाप्त किया जा सकता है और बिल्कुल समाप्त होगा। और भारतीय जनता दल का ये बिल्कुल विश्वास है कि यदि कोई समस्या पैदा हुई है इस धरती से या धरती के लोगों से, तो समाधान भी यहीं पर है। बशर्ते वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत क्या है। मंशा नीयत ये साफ हो तो भले कुछ वक्त लगेगा, वो दूर हो जाएगा। और खास करके भारत में जो भ्रष्टाचार है वो बड़ा विचित्र किस्म का है। विचित्र यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार चलता रहे। अब बड़े लच्छेदार शब्दों में वो वही जो है भ्रष्टाचार का विरोध भी
शब्दों में विरोध करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वो एक जो पाखंड है, जिसको कि लोग हाइपोक्रेसी, पता नहीं कौन से अंग्रेजी का उच्चारण करते हैं, वो ये सब बोलते हैं, वो हिपोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन वो हिपोक्रेसी है ही नहीं, वो हाइपोक्रेसी है। तो हाइपोक्रेसी जो है आपको दिखेगी उसमें। तो यह भी जो है समाप्त किया जा सकता है, और ज़्यादा इस पर मैंने कहना जो है उतना आवश्यक नहीं होगा। और जैसा कि जीएनपीसी की जो लूट रही है 60-70 सालों में जो शासन में रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसने भी जो लूट मचाई है, तो उसका भी आंकड़ा मौके बेमौके आता रहता है कि करीब जो है 13 लाख करोड़ से लेकर के 14 लाख करोड़ का जिसका है। और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई अछूती नहीं है, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईए, डीएमके, अकाली, सभी जो है ये जो है भ्रष्टाचार में बहुत बुरी तरह लिप्त हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति ही जो है वो भ्रष्टाचार से चलती है। तो ये भी काफी हद तक जो है सही होगा, ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए तो हमको लोग चैलेंज करते हैं कि भाई आप जिस तरह से शुद्धता के साथ, चरित्र के साथ, साफगोई के साथ इस क्षेत्र में आए हैं, आप चल नहीं सकते। तो विशेष हमको नहीं कहना है हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, इस तरह की नीति और राष्ट्र नीति चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब कुछ निर्भर करेगा हमारी आवाम पर। हालांकि हमारी आवाम को भी इन सबों ने बहुत बुरी तरह से मानसिक गुलाम बना रखा है, और उसी मानसिक गुलामी से निकालने के लिए भारतीय जनता दल अभी फिलहाल साधन के अभाव में इसे यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से कर रहा है। लेकिन उसको भरोसा है, यकीन है कि मैंने देश का महत्व जो है वो भी समझेंगे, अपने आवाम का महत्व जो है वो भी समझेंगे। और जितने भी ये मैंने भारतीय समाज को तोड़ने वाली और विघटन करने वाली, विखंडित करने वाली ताकतों को नष्ट में नाबूद करेंगे, तभी एक नया माहौल आएगा। हालांकि इन विघटनकारी ताकतों को ये जो पालतू किस्म के मीडिया के लोग हैं, पालतू किस्म पत्रकार हैं, जिसमें कि अभिषेक शर्मा, आशुतोष, मुकेश कुमार, अजीत अंजुम इत्यादि, वो इन्हीं को लोकतंत्र कहते हैं। प्रदीप सिंह भी इसी को लोकतंत्र बोलता है, जबकि ये लोकतंत्र के अभिशाप हैं। ये बीजेपी इस देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी अभिशाप है। तो उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो भारतीय जनता दल के पास जो योजना है, उसका थोड़ा सा खुलासा हम कर देते हैं। एक बात चली थी स्टेट फंडिंग, यानी जो चुनाव के ये सारा जो उनका जो लूट का जो काला धन है, जो भ्रष्टाचार का राजनीतिज्ञों का, वो चुनाव के वक्त में जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, और यह उसका दुरुपयोग होता है। अक्सर आप देखते होंगे चुनाव आयोग बहुत दावा करता है कि हम बहुत फ्री एंड फेयर दुनिया का, ये सब बकवास है। तो स्टेट फंडिंग से मतलब है कि चुनाव में जो खर्चा होगा वह जो उम्मीदवार है उसको नहीं करना है, या उसकी कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको नहीं करना है। और यदि ये मैंने बात में साबित हुआ, ये प्रकाश में आया कि इस तरह का हुआ है, तो उसकी उम्मीदवारी और मानी वो जीत गया तो उसकी सदस्यता और जिस पार्टी का, मान लीजिए, तो उस पार्टी का पंजीकरण हो चाहे उसकी मान्यता, सब के सब समाप्त कर दिए जाएंगे। उदाहरण चाहे 1 हो चाहे 100 हो,
मान लीजिए जेएनपीसी का एक भी उम्मीदवार जो है वो चुनाव में पैसा खर्च करते हुए पाया गया, तो उसकी सदस्यता और जेएनपीसी की कांग्रेस के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी मान्यता तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। और इसमें ये चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल इनके पास पर्याप्त वो जो है निर्देश भी रहेंगे और संवैधानिक प्रावधान भी रहेगा। तो किसी भी उम्मीदवार को एक पैसा जो है वो खर्च नहीं करना है। जो लोग इसको माने चुनाव में पैसा माने पानी की तरफ बहाता रहे और चुनाव के इलेक्शन को जो है हाईजैक या उसका अपहरण किया जाता रहे, इसके जो पोषक हैं तर्क देते हैं कि साहब ये कैसे संभव होगा। बिल्कुल संभव होगा। तो वो आप कहते हैं कि साहब अब स्टेट फंडिंग के द्वारा जो जिसके कि 10 भी वोट नहीं है और जिसके कि भाई वो भी खड़ा हो जाए तो उसके लिए भी सरकार खर्चा करेगी, तो देश का काफी संसाधन इसमें खर्च हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। उसका मोटा मोटी उपाय यह है कि वो जो है वो 3 राउंड में होगा। पहला राउंड में यह होगा कि और वो माने मोबाइल के द्वारा माने मोटा के द्वारा जो है उस क्षेत्र के लोग जो है जितने भी कैंडिडेट हैं उनको वोट करेंगे। और जिनका भी वोट 1000 से कम होगा, मान लीजिए 1000 है आपका एमएलए के लिए और 5000 है आपका एमपी के लिए, तो जिसके भी समर्थन में 1000 होगा से कम होगा या 5000 एमपी के लिए कम होगा, वह जो है उस रेस से बाहर हो जाएगा पहले राउंड में। और फिर इसके बाद और फिर बचे तो दूसरे राउंड में फिर उसी द्वारा यानी फिर उसी मोबाइल के द्वारा वोटिंग होगी और उनमें सिर्फ ऊपर के दो जो बचेंगे, मान लीजिए किसी के समर्थन में जो भी ऊपर के दो जो बचेंगे, बाकी सब वो रेस से बाहर। इन्हीं 2 को स्टेट फंडिंग दी जाएगी। स्टेट फंडिंग में उनको गाड़ी मिलेगी और फ्यूल के नाम पर डीजल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रचार के लिए मंच भी सब कुछ जो है स्टेट की ओर से, सरकार की ओर से मिलेगा। एक पैसा भी उनको लगाना नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि 1 पैसा का पाया गया कि इन्होंने चुनाव में लगाया है तो उनकी उम्मीदवारी, और यदि मान लीजिए किसी तरह से जीत भी गए तो उनकी सदस्यता, और मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी से हैं तो चाहे वो मान्यता हो चाहे फिजिकल, सब जो है समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब राजनीतिक दलों को ये लगेगा कि उनके लूटे हुए काले धन का इसमें कुछ काम आना ही नहीं है, तो काफी हद तक जो है वो यानी लूटने के प्रति जो है वो हतोत्साहित होंगे। बाकी तो जांच करके, जैसे मान लीजिए मोदी महोदय ने कितनी गद्दारी की है देश के साथ। 2014 में तो बोल गए कि भाई इस कांग्रेस ने बहुत लूटा है और भोपाल में बोले थे कि यदि 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए तो 0 बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा। या दूसरे शब्दों में यदि इसके लूट के द्वारा जो काला धन जमा किया गया विदेशी बैंकों में, यदि उसको लाया जाए तो हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया हो जाएगा, ये बोले थे। इसके बाद उस बात को पूरा निगल गए, इस पर इनकी घिघी बंद हो गई। और उसी पाप को छिपाने के लिए महज इसका नेशनल हेराल्ड का 2000 करोड़ का जो की हेराफेरी में पूरे देश की मानसिकता को मथे हुए हैं। तो सबसे बड़े धोखेबाज किस्म के हैं। उसे जीएनपीसी के
13 लाख करोड़ से लेकर 14 लाख करोड़ की लूट को ढकने के लिए ही जो है ये ईडी वाला जो है हुआ, ईडी के नोटिस फैलाने। और मीडिया भी इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे बड़ी बेईमान किस्म की, उसको मालूम है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये एनपीसी के बड़े पाप को ढकने के लिए पूरे देश की मानसिकता को उलझा रहे हैं। ईडी जो है नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ की हेरा फेरी में सबको मालूम है। तो ये सबसे बड़ी गद्दारी भी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। तो खैर बातचीत चल रही थी कि अब वो 12 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ में कितना अभी पड़ा हुआ है, या तमाम वो और भी उसके और भी बैंकों में वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं, या एक मॉरिशस रूट है उसके द्वारा फिर इसी देश में निवेश हो गया है। लेकिन फिर भी अभी काफी कालाधन है, और जिस भी दल का ये कालाधन पाया जाता है उसका सदा के लिए पंजीकरण या मान्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी अपने आप स्वतः। इसके लिए न कोई सुप्रीम कोर्ट न कुछ, ठीक है। और फिर एक होता है सरकारी अधिकारियों, कर्मचारी या नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है, अब चूंकि बहुत दिन हो गया अब हमको वो रिटायर हुए, डीए कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स। यानी अपने नौकरी के दौरान जो उसने संपत्ति बनाई है वो उसकी तनख्वाह के समानुपात में बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो है वो कर्मचारी भी आते हैं, और इसमें नेता भी आते हैं, और इसमें नेता मतलब जो एमएलए, एमपी और मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री सभी आएंगे। तो डीए भी कराया जाएगा, और उस डीए में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को के नाम से संपत्ति, बेनामी संपत्ति, जिसे बेनामी संपत्ति में यह है ना लालू, इसने 1000 करोड़ जो है वो चारा का खा गया। और जब ये रेल मंत्री था तो जो IRCTC के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, उस कॉन्ट्रैक्ट में भी इसने काफी लूट मचाई, और काफी बेनामी जमीन वो इसने वो हथियाया, अर्जित किया। तो हम इस तरह के होते हैं। तो ये सब उसी डीए में आते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स। तो इसकी भी जांच से काफी ये काबू में आएंगे। और एक तरह का वो है कि जो ये भ्रष्ट किस्म के डिपार्टमेंट हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का ये PWD है, जल निगम है, ये देखा गया कि कई जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, वो उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि बहुत बड़े ठेकेदार हो गए। बाद में वो नौकरी छोड़ दिया। जेपी जो है इतना बड़ा स्टेट का मालिक है, जेपी जिसने ये बनाया है जमुना एक्सप्रेस वे, वो भी कभी इंजीनियर था, समझ जाइए। अम्रपाली एक जो है वो एक जो है वो कॉलोनाइजर है या कॉलोनी डेवलपर है, वो भी पटना वगैरह में कोई इंजीनियर था। तो इस तरह के तमाम आपको मिल जाएंगे उदाहरण जो है कई इंजीनियर जो कि इसमें बड़े वो ठेकेदार हो गए हैं। कई डॉक्टर वो डॉक्टरी उन्होंने शुरू किया और इतना करप्शन किया कि उन्होंने अपना खुद का नर्सिंग होम खोल लिया। तो इस तरह के तमाम देश के संसाधनों की लूट हुई है और लूट हो रही है। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि सभी को समाप्त किया जा सकता है, समय लगेगा। जब तक ये सभी जो है इनको दंडित किया नहीं जाएगा, जब तक ये जो है ये हतोत्साहित नहीं होंगे, हमारे देश से जो है वो भ्रष्टाचार जाएगा नहीं। और वातावरण ऐसा हो कि भाई यानी साफ सुथरे तरीके से रहने में भी, यानी भ्रष्टाचार रहित मैंने जीवन यापन में ही
आपका सुख है, आपको शांति है, आपकी प्रतिष्ठा है। इस तरह का माहौल जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक जो है भ्रष्टाचार के प्रति आकर्षण बना रहेगा। ये भी है, भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित जो पैसा है, जो उसका पांपन शो है, उसके प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं, उस पर सवाल नहीं करते हैं। वो शादियों के जो शादी है, समारोह है, कोई आयोजन है, कितना यानी बेशुमार वो पैसा खर्च करता है वो भ्रष्ट, वो मंत्री, नेता, जो भी अधिकारी या छोटा सा बाबू। लोग तो कहते हैं कि आरटीओ में काम करने वाला जो छोटा सा बाबू भी करोड़ों रुपया, हम नहीं कहते कि सभी बाबू, लेकिन एक छोटा सा बाबू आरटीओ में वो भी जो है करोड़ों रुपया कमाता है। और इस प्रकार जो है कस्टम में, इनकम टैक्स में और तमाम है। माने आप देखें कि आप पेड़ उखाड़ेंगे, जिसे भ्रष्टाचार का पेड़ उखाड़, कितने कीड़े मकोड़े उसमें आपको टहलते मिलेंगे। तो देश में माहौल जो हो गया भाई कि शुचिता के साथ और सादगी के साथ और सत्यता के साथ रहने में ही इज्जत है, भलाई है, उनका भी, समाज का भी, देश का भी। ये माहौल स्थापित करना पड़ेगा और स्थापित हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग जो लोग भ्रष्टाचार को जारी रखना चाहते हैं, तो क्या तर्क उनका क्या होता है? अरे साहब, भ्रष्टाचार तो हमारे खून में समा गया है, तो क्या खून को निकालेंगे? नहीं भैया, खून को नहीं निकालेंगे, आपकी आदत को सुधारेंगे। और आदत से मतलब है वो मानसिकता कि यदि आपने भ्रष्टाचार किया तो आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा। नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी गई, व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार गया, ठीक है, ठेकेदारी करते हैं तो आपका ठेका गया। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, समाप्त करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच नहीं है कि आपने ऑन कर दिया समाप्त हो गया। समय लगेगा और बड़ी बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हो जाएगा। इतना जो है विश्वास जो है वो भारतीय अवाम ताकत दल या अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की सीमित जो माने संदेश का जो माध्यम है, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ये दिला रहा है। तीसरा है कि कैसे लोग जो है माने इसमें जो है व्यवस्थाओं में बैठे हुए हैं। और जैसा कि सबसे बड़ी जो है समस्या जो है हमारे इस भारत के जो बौद्धिक वर्ग से है, बौद्धिक वर्ग के विषय में जैसा कि हमारे महान संत और दार्शनिक हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब भी कोई देश हित की बात होती है और देश हित का कोई मुद्दा होता है और देश हित का, आवाम के हित का, समाज की भलाई का, उसमें समर्थन जो है सबसे पहले जो हमारा गरीब तबका है, यदि उसको समझाएंगे तो उसे समर्थन आपको मिल जाएगा। जो आम भारतीय भाई बहन है उनसे भी मिल जाएगा। लेकिन जो ये बौद्धिक वर्ग है जो कि अपने को संभ्रांत कहता है और जो अक्सर जो है सामुदायिक दृष्टिकोण का भी होता है, कुछ अपवाद होंगे, उन अपवादों को छोड़ दीजिए, यह बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है। तो उसके विषय में हमारे महान संत और बहुत बड़े दार्शनिक हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हुआ है कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री। हालांकि इलाइट को पता नहीं किस प्रोनाउंसिएशन, सब एलिट बोला करते हैं। तो मैं अंग्रेजों का वो गुलाम नहीं हूं, जैसे कि यानी ये गुलाम है। तो द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो कुछ भी देश हित, राष्ट्र हित, समाज के हित और अवाम हित के मुद्दे पर समर्थन की बात है, तो हमारे आम मासिक माने आम भारतीय भाई बहन और गरीब भारतीय भाई बहन से ही आपको मिलेगा। वरना इस देश का जो इलाइट है, जो तबका है, जिसमें बौद्धिक वर्ग भी आता है, जो अपने को कुलीन और संभ्रांत अभिजात वर्ग मानते हैं, और जो सामुदायिक दृष्टिकोण के होते हैं,
यानी फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड के होते हैं, वो आपका समर्थन नहीं करेंगे। और ये पूरा इतिहास गवाह है, जबकि कि इस कांग्रेस, देखिए जनता पिस रही थी। मैंने आज़ादी की लड़ाई के वक्त, मैंने अंग्रेजों की गुलामी के वक्त में जनता परेशान थी, जनता पिस रही थी, वो गुलामी का दंश झेल रही थी, उसका अभिशाप झेल रही थी और सारे अत्याचार वो सह रही थी। लेकिन जो संभ्रांत वर्ग है, इस जो यानी सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए एक जो सेफ्टी वाल्व बन गया अंग्रेजी सरकार के लिए, और शुद्ध शब्दों में वो जो है मैंने कुछ ही अपवादों को छोड़ करके वो जो है अंग्रेजी सरकार का मुखबिर बन गया, दलाल बन गया, चमचा बन गया। यही कांग्रेस, जिस कांग्रेस का स्थापना जो है अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज एवं के द्वारा जो है 1885 में किया था। तो वो जो है बौद्धिक वर्ग जो है यानी हमारे देशवासियों के जो गरीब आम भारतीय भाई बहनों के दुख दर्द के लिए नहीं, बल्कि वो सशस्त्र विद्रोह न कर दे अंग्रेजी सरकार के, उस सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए। तो इस जो बौद्धिक वर्ग का जो भूमिका रही हमेशा से, मैंने संदेहास्पद नहीं बल्कि भारतीय समाज विरोधी रही। तो मतलब कि और इस समय भी जो बौद्धिक वर्ग इस मीडिया में, देखिए एक आध दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवाद से उस तबके का चरित्र नहीं बदलता है। अंग्रेजी में कहावत है ना कि वन swallow does not make a summer। एक कोयल से जो है वो जो है उससे कोई यानी वो ग्रीष्म ऋतु नहीं बन जाती है। तो वन swallow does not make a summer। तो जो सामान्य रूप से जो तबका है उसका चरित्र यही है कि जो बौद्धिक वर्ग में, हाँ, जो ये पत्रकारों का जो गिरोह है, ये भी उसी बौद्धिक वर्ग में आता है। मीडिया का जो गिरोह है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जिसमें IAS IPS सेक्रेटरी इत्यादि होते हैं। न्यायपालिका में जितने भी जजेज हैं और जस्टिसेज हैं, वो भी बौद्धिक वर्ग हैं, वो भी इसी के शिकार हैं। और शिक्षण संस्थाओं में भी जो लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रॉक्टर, डीन, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और भी इस टाइप से। तो बौद्धिक वर्ग जो है कुछ अपवादों को छोड़ करके इस देश का बहुत बड़ा अभिशाप है। इसके विषय में न हो तो एक आध वीडियो हम और जारी करेंगे कि वो किस फितरत का वो शिकार है। तो वो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वो नाटक करेगा, लेकिन दिल से उसका वो समर्थन नहीं होता। यह भी इस देश का बहुत बड़ा दंश है। लेकिन भारतीय जनता दल किसी भी समस्या से, हालांकि मेरी उम्र भी हो गई है, बात नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास वक्त है, जब तक कि हमको इस दुनिया से वो रुखसत नहीं करना है, मैं अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को वो जो मैंने जो इस भारत के लिए जरूरी माहौल है वह मैं ला के रहूँगा। और इसमें जो उलूल जुलूल तर्कों के साथ सब बोल रहे हैं ना, जिसमें कि तमाम बात है कि ये लोगों को भड़का रहे हैं। बताइए, जनता को, हमारी आवाम को इनकी असलियत को जब सामने लाया जा रहा है, जिनको कि जनता बेचारी जो है मैंने पूरी सूचना के अभाव में, पूरी जानकारी के अभाव में, और जिनको जिस जनता को ये सब भुला करके बरगला करके उसको मानसिक गुलाम बना करके
उससे वोट छीन रहे थे, आज उसके सामने जो है इनकी फितरत को बताया जा रहा है, इनकी असलियत को बताया जा रहा है। तो इनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है कि हम उसको जो है वो भरमा रहे हैं। तो ये फैसला जनता करेगी, ये नहीं करेंगे। अब जैसे एनपीसी के विषय में आप लिखेंगे तो उसके चरित्र के विषय में लिखेंगे तो पूरी रामायण से मोटी पुस्तक आपकी बन जाएगी उसकी गद्दारी की। सन 47 से पहले भी उसने किया था। और दुख तो इसी बात का है कि जो ये बीजेपी वाले जो है कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। एक बात और जान लीजिए कि जिस माहौल की बात ये कर रहा है भारतीय जनता दल, ठीक इसके विपरीत जो है ये पूरा एक माहौल बनाए हुए, इकोसिस्टम बनाए हुए हैं और उसी के विषय में ये सब जो है नैरेटिव वो सेट किए हुए हैं और उसी की मानसिक गुलामी में पूरे जनमानस को जो है ये फंसाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता दल ने यहाँ से शुरू किया था कि भाई यह देश भारतवर्ष है, उसका एक संविधान है और जितने देशवासी हैं वो भारतीय नागरिक हैं। यही एक सच्चाई है। इस सच्चाई को ढकने के लिए तमाम तरह के तर्क, तमाम हम हिंदू हैं और जो है हिंदू सनातन सुनते कान पक गए। फिर दूसरी ओर एक और बिरादरी खड़ी हो जाती है, हमारा हिजाब है तो हमारा कुरान है, तो हमारा शरिया है, तो हमारा इस्लाम है। बताया कि भाई कि ना तो ये हिंदू राष्ट्र है, ना तो ये इस्लाम की स्टेट है, ये है भारतवर्ष। भारतवर्ष में जितने भी देशवासी वो भारतीय नागरिक, बात यहीं पर खत्म हो गई। आपकी कोई भी आस्था है, हिंदू सनातन की आस्था है या नहीं भी है, आपकी इस्लाम में आस्था है या नहीं भी है, आपकी किसी भी पंथ में आस्था है या नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस देश के नागरिक हैं वो काफी है। और आपकी कोई आस्था है तो उसको व्यक्तिगत रूप से निभाइए। सार्वजनिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, भारतीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में उनका कोई स्थान नहीं है। सीधी बात, सपाट बात, मोटी बात इनके दिमाग में घुसती नहीं है। अब जैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, भारतीय मूल का था। बस एक बात भाई, वो भारतीय मूल के हैं और वो भारतीय नहीं, हिंदू है। ये मानसिकता वो क्या बोलती है? हमको भारतीय होने पर मेरा कद ऊंचा होता है कि यानी हिंदू होने पर? हमको भारतीय होने पर हमारा कद ऊंचा होता है कि मुस्लिम बनने पर? ये सभी को समझना पड़ेगा। और जो मैंने कहा था ना कि जिस सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि 25 से 30 साल तक तानाशाही बिल्कुल जरूरी है। ये पूरा नशा जो है, हिंदू होने पर गर्व, मुस्लिम होने पर गर्व, ये सारा नशा जो है वो छूट जाता यदि सुभाष चंद्र बोस का शासन होता, कम से कम 25 से 30 साल तक वाला। लेकिन फिर भी भारतीय अवाम ताकत दल आज उन्हीं महापुरुषों के आशीर्वाद से, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि और भी जो अमर शहीद हैं, उन्हीं की प्रेरणा के आशीर्वाद से उन्होंने जो रास्ता दिखा है उसी के अनुसार जो है भारतीयता के माहौल को लाने के लिए कोशिश कर रहा है। और हमारी आवाम यदि आशीर्वाद देती है, सत्ता का उपकरण हाथ में आता है तो कुछ नमूना भी मैंने बताया है उसके अनुसार। और एक आध बिंदु और बोल देते हैं कि इतना सारा काला धन मान लीजिए, अब उसका कितना अंश मैंने अभी पड़ा हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। उसको ला करके देश में तमाम आवश्यकताएं हैं। सबसे बड़ा है अब ये मोदी जी जो काम करवा रहे हैं, तमाम हाईवेज ये बनवा रहे हैं और हाईवेज जो है वो हाईवेज का जाल और हाईवेज का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, उसके वाइडनिंग, चौड़ीकरण,
और एक्सप्रेसवे का, यानी 50 किस्म के जो है एक्सप्रेसवे जो है अपने देश में अपने देश में बनाए जा रहे हैं। फिर रेलवे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अभी दो का काम हो रहा है। आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम हो रहा है। 4 और वो प्रस्तावित हैं। तो टोटल अपने देश में 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात है। और ये जरूरी है यदि देश को आर्थिक रूप से मजबूत होना, आर्थिक रूप से प्रगति करना है, तो आधारभूत जो सुविधाएं जो कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकती हैं, तो इस तरह के का जो है एक्सप्रेसवे, हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इससे उनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम होती है। तो हम आंकड़े हैं कि जब ये बन जाएगा और फुल्ली और अपने फुल स्विंग में ऑपरेट हो जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट उनकी 1/3 हो जाएगी या आधे हो जाएगी। तो इसके लिए वो शायद PPP मॉडल, यानी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला भी मॉडल है, कुछ ऐसे भी है। ऐसे करके ये मोदी जी कर रहे हैं। फिर और कोरोना हुआ, चाहे किसी भी पीरियड में वो अपने गति से चलता रहा। और कुछ इनके विरोधी जो जिनको कि इस देश की प्रगति जो है वो फूटी आंखों नहीं सुहाती है, तो मोदी जी के काम को कहते हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया। और दूसरे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत कर्जा ले लिया। 2 तरह का एक झूठ जो है वो फैला रहे हैं। अब झूठ अफवाह के लिए तो जो है मोदी जी की जो सेना है 12 करोड़ वाली, वही निकम्मी है। यानी मुट्ठी भर ये अफवाह जो है फैला करके हमारे भारतीय भाई बहनों को उसको जो है अफवाह का शिकार बना करके उसको मानसिक गुलाम बना देते हैं। इनके 12 करोड़ वाली जो सेना है पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं की, वह कुछ नहीं कर पाती। अब वो इसके लिए शायद है भी नहीं, सिर्फ वो जो है वो चुनावी मशीन है, देश के लिए नहीं है। इसलिए मोदी जी का जो भी विकास काम जो है, सच्चे अर्थों में बिल्कुल यानी व्यर्थ सा लगता है कि विकास करके मोदी महोदय क्या करोगे आप? आपने देश के खतरनाक किस्म के दुश्मनों को जो पाल रहे हैं, वो 1 मिनट में आपका सारा हाईवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को नष्ट करके रख देंगे। क्या करेंगे आप? और सिर्फ वोट के लिए। तो खैर, तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि इस सब के लिए जो मैंने एक है आपका भारतमाला प्रोग्राम, एक है सागरमाला मतलब कि जितने हमारे पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनकी टनेज हैंडलिंग कैपेसिटी को जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक जो है वो विदेशी व्यापार जो है कैसे होगा। और जो विदेशी निवेशक आएंगे उनका जो प्रोडक्ट है विदेशों में मैंने फॉरेन मार्केट में जाने के लिए कैसे वो इफिशिएंटली जा पाएगा। तो सागरमाला में मैंने जितने भी पोर्ट है उनसे कनेक्टिविटी और उनकी टनेज हैंडलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाना, तो ऐसे काम है। तो ये काला धन ला करके, अब आंकड़ों में हम बात नहीं करेंगे, ला करके मैंने जितना कर्जा उर्जा लिया गया है, सारे कर्जों को पाट देना है। जितना भी कर्ज लिया गया, नंबर 1 इसके लिए। और इस जो आधारभूत और इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एक्सप्रेसवे, हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इत्यादि में पैसा लगाना है। और बहुत तेजी गति से, मान लीजिए जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे में इन्होंने शायद वो बाउंड पैकेज में दिया है। वो बाउंड पैकेज में क्या ऐसा काम करना है, बल्कि उसको 200 पैकेज में कर दीजिए और 200 कंपनियों को दे दीजिए, ताकि काम और तेज हो। और इसी प्रकार से यानी जितने भी काम है उनमें मैं धन लगा करके उसमें और स्पीड ला देना। और दूसरा काम है लिंकिंग ऑफ रिवर्स,
यानी नदियों को जोड़ना ये बहुत जरूरी है। जिस समय पर कहीं पर हमारे देश में बाढ़ रहती है, उसी समय हमारे किसी जगह में माने सूखा रहता है, पानी की जरूरत रहती है, पीने के पानी की भी और सिंचाई के भी पानी की। तो यदि नदियों को हम जोड़ देंगे तो उधर यानी बाढ़ की भी समस्या, साथ साथ इधर जो पानी के कमी की समस्या, दोनों एक साथ उसका हल निकल आएगा। और आप जानते हैं कि बाढ़ से जो हर साल अरबों खरबों की फसल नष्ट होती है, हजारों हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जाती है। पानी की कमी के कारण भी हमारे जो है वो कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उन क्षेत्रों में बड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो लिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़ने के भाव में काफी नुकसान होता है, हर साल होता है, और ये रिकरिंग लॉस है। तो उसको भी दूर किया जा सकता है। और हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं, DRDO है, इसरो है, और हमारी सेना में जितने हथियार चाहिए, बिल्कुल माने चीन और अमेरिका से भी ऊपर तैयारी होनी चाहिए। इसलिए कि जब हमें सैन्य ताकत होगी तभी विश्व जो है वो सम्मान करेगा, तभी जो है ये भी डरेगा, चीन भी। और विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि डर करके नहीं। यदि चीन दावा करता है कि हमारा जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, तो ऐतिहासिक रूप से दावा करने की जरूरत है कि भाई हमारा जो वो बीजिंग भी है, और तिब्बत तो खैर है ही, इसको भारत वो लेकर रहेगा, आज नहीं तो कल, शांति से चाहे युद्ध से। और भी कुछ करने की जरूरत, तमाम काम है, लेकिन ये एपिसोड जो लंबा न हो जाए, कभी कभी वो इंटरप्शन भी हो जाता है टेक्निकल, तो और भी चीजें बतानी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।